प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एक कहानी यह भी नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक कहानी यह भी हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती मन्नू भंडारी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए श्रीमती मन्नू भंडारी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन हुआ है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। प्यारे बच्चों, यह थी मन्नू भंडारी जी के बारे में हल्की फुल्की जानकारी। आइए अब एक कहानी यह भी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर सामने आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। प्यारे बच्चों, आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? प्यारे बच्चों, लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा, जिनमें एक थे उनके पिताजी और दूसरी थी उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल जी। आइए दोनों के प्रभाव को देखते हैं। पहले पिताजी का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिताजी के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव देखिए। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया।
जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? भटियार खाना शब्द भट्टी अर्थात चूल्हा से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। नंबर 1 देखिए। लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट हो जाया करती थी। नंबर 2, यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट हो जाती थी। नंबर 3, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। नंबर 4, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी मां के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। प्यारे बच्चों, 1942 से 1947 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जल से जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। प्यारे बच्चों, आइए रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर भी कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। प्यारे बच्चों, अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन पिता द्वारा निर्धारित सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है।
आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं जो कि उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है, और ये खेल पड़ोस खेल संस्कृति गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे से खेलना आदि से पूर्णतया भिन्न है। आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। प्यारे बच्चों, पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे, उनके सुख दुख को बांटे या तीज त्यौहार साथ ही मना सके। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी के द्वारा पढ़े गए कुछ उपन्यास इस प्रकार हैं: सुनीता, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, त्यागपत्र, चित्रलेखा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। ये बात 15 सितंबर 2014 की है। आज हमारी परीक्षा का अंतिम दिन था, इसलिए मन सुबह से अति प्रसन्न था। मैं और मेरा छोटा भाई विद्यालय की ओर रोज़ की भांति निकल पड़े। आधे रास्ते तक पहुँचे ही थे कि एक कुत्ते के करहाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो देखा कि उसके पैर से खून बह रहा था। मेरा मन उसे उस हालात में छोड़ने को कतई न हुआ। भाई को मैंने विद्यालय जाकर प्राचार्य से स्थिति से अवगत करने के लिए कहा तथा उसे मैं फौरन घर ले गया और माँ के हाथों सौंप दिया। माँ ने उसकी मरहम पट्टी की, पिताजी ने जल्दी से स्कूटर से मुझे विद्यालय पहुंचा दिया और प्राचार्य की अनुमति से मुझे भी परीक्षा में बैठने दिया गया और अतिरिक्त समय भी दिया गया। उस दिन से वह कुत्ता हमारे घर का सदस्य बन गया। प्यारे बच्चों, आप भी अपने जीवन में घटी इस प्रकार की किसी भी घटना का वर्णन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह थे एक कहानी यह भी नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है एक एक प्रश्नोत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नोत्तरों से संबंधित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।